नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मोदी सरकार के एक मिनिस्टर हैं, मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है मुझे ही नहीं, शायद देश में सभी को सबसे ज़्यादा पसंद होंगे। आउटस्टैंडिंग मिनिस्टर हैं और सभी लोग तारीफ करते हैं कि मोदी सरकार में अगर कोई सबसे तेज तर्रार काम करने वाला मिनिस्टर है तो उनका नाम है नितिन गडकरी। लेकिन आजकल विचारों के सितारे थोड़े गर्दिश में हैं। बड़े साहब और छोटे साहब के निशाने पर हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के निशाने पर हैं। जेपी नड्डा जी भी थोड़े थोड़े नाखुश रहते हैं। कहानी क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सितारे गर्दिश में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी विधान परिषद के चुनाव थे और महाराष्ट्र नितिन गडकरी का जो देवेंद्र फडणवीस का केंद्र है और जहां से 48 सीटें आती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे आशा का केंद्र है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो हालात चल रहे हैं, अगर ये हालात कंटिन्यू कर गए, महाअघाड़ी का गठबंधन काम कर गया, ऐसी बना रहा, तो मोदी जी के लिए सिंहासन थोड़ा दूर हो जाएगा 2024 में। तो विधान परिषद का चुनाव था अमरावती, बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव था। बीजेपी पूरा जान लगा रही थी, सरकार है, शिंदे जी ने बिल्कुल घोड़े खोल दिए थे। मगर अमरावती में उद्धव ठाकरे गठबंधन के प्रत्याशी धीरज चुनाव जीत गए। ये झटका इतना बड़ा था। उधर भारतीय जनता पार्टी हार गई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में। अब नागपुर, जहां पे मोहन भागवत बैठते हैं, नागपुर जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, महाराष्ट्र में सरकार किस तरह गुवाहाटी मॉडल में बनी सब जानते हैं। अब अगर वहां पे विधान परिषद चुनाव में ये हाल है तो 48 सीटों पर क्या हाल होगा सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। तो परेशान थे साहेब, परेशान, छोटे साहेब परेशान। और फिर इन चुनाव के बाद ये लगा कि महाराष्ट्र में गडकरी और फडणवीस के बस का नहीं है। गडकरी जी को भी लगा कि क्योंकि गडकरी जी को बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे साइडलाइन कर रखा था। महाराष्ट्र में रेल का उद्घाटन हो, मेट्रो का उद्घाटन हो या कोई और उद्घाटन हो, गडकरी नजर नहीं आते थे प्रधानमंत्री के दाएं बाएं। तो गडकरी के करीबी तो कह रहे हैं कि हमसे क्या मतलब, जब हमारे नेता को इतना महत्व नहीं दोगे तो निर्वाचन एमएलसी के चुनाव में जीतो हारो हमारे नेता का क्या मतलब। लेकिन बाकी पार्टी को नेता से मतलब है। सीटें अगर 220 230 के आसपास रह गई तो यही नेता, यही गडकरी देश में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे और प्रधानमंत्री पद के सबसे सशक्त उम्मीदवार बन सकते हैं। तो आज मैं गडकरी के उदय की, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की अंदरूनी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। ये साल 1997 का था। इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार चचा केसरी की कृपा पर घिसट रही थी। घिसट में इसलिए कह रहा हूं, बड़ा रो रो के चल रही थी। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लगता था कि कभी भी चुनाव की नौबत आ सकती है और जनता अब की बार अटल बिहारी के नारे पर झूमने के लिए एकदम तैयार बैठी है। लेकिन तभी पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार और सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाने वाले KN गोविंदाचार्य की लुटिया डूब गई। उनकी लुटिया डुबोई भी किसी और ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने। आप ये भी कह सकते हैं कि गोविंदाचार्य ने अपनी लुटिया डूबने का इंतजाम खुद कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक पत्रकार को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने उस इंटरव्यू में वाजपेयी को पार्टी का मुखौटा कह दिया। वो दौर अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता का था, शिखर पर था। उस दौर में हालत ये थी कि संघ की बातों को भी वाजपेयी हवा में उड़ा दिया करते थे, जैसे आजकल मोदी जी उड़ा देते हैं। लिहाजा कोई भी गोविंदाचार्य को वाजपेयी जी के कोप से बचा नहीं पाया। अब आते हैं 2005 के साल में। इतिहास अपने को दोहराता रहता है। इस दौर में गोविंदाचार्य की जगह संजय जोशी विराजमान हो चुके थे। यूं कहें कि पार्टी के बेहद ताकतवर संगठन महासचिव, इतने ताकतवर कि पार्टी के बड़े से बड़े नेता और मुख्यमंत्री उनके सामने शीश झुकाते थे।
इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उस दौर में पार्टी के सर्वशक्तिमान नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो पार्टी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता दोनों पदों पर काबिज थे, उनसे जिन्ना विवाद के बाद संजय भाई ने इस्तीफा मांग लिया। सोचिए, जब संजय भाई ने आडवाणी जैसे ताकतवर नेता से इस्तीफा मांगा, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पार्टी में खुलकर कोई आडवाणी के बचाव में खड़ा हो जाए। लेकिन इन्हीं संजय भाई जोशी पर मोदी जी की भ्रुकुटी तन गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की गोविंदाचार्य जी पर तन गई थी। मजबूरन संजय भाई को रुखसत होना पड़ा। हालांकि बाद में आडवाणी जी भी मोदी के आवा मंडल से बच नहीं सके और मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए, जहां आज भी वो विराजमान है। लेकिन एक नेता है जो ना तो मार्गदर्शक मंडल में है और ना ही भाजपा के संसदीय बोर्ड में। उसके पर कतरे गए उसको संसदीय बोर्ड से हटाकर। ना तो बॉस और ना उनके दोनों टास्क मास्टर की गुड बुक में है, मतलब ना मोदी जी, ना अमित शाह, ना जेपी नड्डा की गुड बुक में है और ना ही मुकेश अंबानी और अडानी के करीबी हैं। लेकिन फिर भी अभी तक जमे हुए हैं। अंबानी से तो 36 के आंकड़े लेने के बाद भी जमे हुए हैं। कारण सिर्फ यह है कि संघ में उनकी गहरी पैठ है, विपक्ष में काफी इज्जत है और साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें हर दिल अजीज कहा जाता है। जो काम उनको दिया जाता है उसे पूरे दिल लगाकर करते हैं, मगर उनकी यही सब खासियत, यही शख्सियत अब उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। अब वो दौर नहीं रहा जब वो कॉमरेड एवी वर्धन के पास घंटों बैठकर बातें किया करते थे, दर्शन पे बातें करते थे, राजनीति पे बातें करते थे। पूरी पार्टी उनकी इस कला को एक शख्सियत के तौर पर, एक खासियत के तौर पर देखती थी। बल्कि अब वो दौर है जिसमें बॉस ही मालिक, बॉस ही मैनेजर, बॉस ही अर्थशास्त्री, बॉस ही दार्शनिक, बॉस ही वैज्ञानिक, बॉस ही बॉस के मन की बात, भगवद गीता और भगवान के रूप के बाद भी बॉस। जेपी नड्डा ने कहा था मोदी जी भगवानों के भगवान है। लेकिन ये वाले नेताजी जो है हमारे गडकरी जी, ये सब मानते ही नहीं। इस सारे माहौल को देखने के बावजूद मानते ही नहीं और कहते फिरते हैं कि मैंने ये सड़क बनवा दी, इतने कम खर्च में बनवा दी, इतनी बढ़िया बनवा दी, इतनी शानदार बनवा दी, वगैरह वगैरह। अब बेचारे बॉस को यानी मोदी जी को क्रेडिट देते नहीं। लिहाजा अब खतरा मंडराने लगा है कि कहीं इनका हाल भी गोविंदाचार्य या संजय जोशी जैसा हो ना जाए। गडकरी जी के भविष्य को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वो तो भला हो पिछले 10 दिनों से अडानी वाली लड़ाई के बने माहौल का, जिसमें बॉस खुद परेशान हो गए। वरना 10 दिनों पहले तक ये लग रहा था कि गडकरी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सोचिए कितनी बड़ी तैयारी। मगर बड़ा सवाल यह है कि बॉस को गडकरी से इतना डर क्यों लग रहा है। तो आइए आपको समझाते हैं कि इसका असली कारण क्या है। आप जानते हैं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से 31 सीटें ज्यादा यानी 303 सीटें मिली थी। इन 303 सीटों में से बंगाल से 18, बिहार से 17 और महाराष्ट्र से 23 सीटें, 23 सीटें मिली थी। मगर इस बार ना तो नीतीश बाबू साथ हैं और ना ही ठाकरे परिवार, ममता दीदी ने अलग माहौल बिगाड़ दिया है। लिहाजा इन तीनों राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर सिंगल डिजिट में ही सीट मिलने की संभावना है, ऐसा सभी कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 9, हरियाणा में 10, कर्नाटक में 25 और हिमाचल में 4 सीटें मिली थी। जबकि इन चारों राज्यों में इस बार कांग्रेस की सुनामी चलती हुई दिख रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिख रहा है। देश के बाकी राज्यों में भी कहीं बढ़ने की संभावना नहीं दिखती। अब बढ़ेगी भी कैसे? आप ही बताइए। राजस्थान में 25 में 25 जीते, अब 26 तो हो नहीं सकती, 24 भली हो जाए। लगभग यही हाल गुजरात, एमपी, दिल्ली और उत्तराखंड का है। इन सब जगह 2-4 सीटें कम भले हो जाए, लेकिन बढ़ना तो संभव है ही नहीं। मोटे तौर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम से कम आज की तारीख में 180 से 220 के बीच सिमटती हुई दिख रही है, ऐसा सभी राजनीतिक पंडित कह रहे हैं।
आगे कैसा माहौल रहेगा, 1 साल से ज़्यादा टाइम है, कोई नहीं जानता। लेकिन यही 220 का आंकड़ा बिग बॉस यानी मोदी जी के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। 180 आई तो अब तो साहब ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि चलो हम नहीं तो हमारी पार्टी से कोई नहीं। देश के बॉस भले ना रहे लेकिन पार्टी के बॉस बने रहने की गुंजाइश बची रहेगी। लेकिन यदि 220 तक मामला पहुंच गया तब तो साहब की बॉसगिरी खतरे में है, बॉस की बॉसगिरी खतरे में है। और ये खतरा किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के 2 नेताओं में से है। एक है नागपुर वाले गडकरी जी और दूसरे हैं चंदौली वाले राजनाथ जी। बेचारे चंदौली वाले तो कड़ी निंदा भी नहीं कर पाते, उल्टे अग्निवीर वाली सेना भर्ती की बदनामी, 4 साल वाली बदनामी भी मुफ्त में उन्हीं के माथे पड़ रही है। पर ये सारा बड़ा किया धरा साहब का हो, लेकिन साहब अभी खुशफहमी में तो रह सकते हैं कि कम से कम चंदौली वाले राजनाथ सिंह जी भविष्य में भी आज की तरह चुप्पी साधे रहेंगे। हालांकि राजनाथ सिंह जी को जानने वाले कहते हैं वो रामविलास पासवान की तरह बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, जानते हैं कि राजनीतिक लहर किधर है। लोकसभा चुनाव के बाद कब कड़ी निंदा कर देंगे ये उनके सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन चुप हैं तो साहब भी खुशफहमी में हैं। लेकिन जहां तक नागपुर वाले यानी गडकरी जी का सवाल है तो उनके बारे में साहब अभी से समझ रहे हैं, जब वो मान नहीं रहे तो भविष्य में माहौल बिगाड़ने पर भला कैसे मानेंगे। वो तो अभी से व्यंग्यवाद चला रहे हैं, कभी कांग्रेस की तारीफ कर देते हैं, कभी कहते हैं राजनीति इतनी गंदी हो गई है अब यहाँ रहने का मन नहीं करता। अब स्वाभाविक है जो AB वर्धन जैसे खांटी सिद्धांतवादी के साथ उठता बैठता रहा हो, अटल आडवाणी के साथ आदर्शों की राजनीति सीखा हो, संघ की शाखा में आने के बावजूद गांधी जी का प्रशंसक रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन साहब की हाँ में हाँ तो नहीं मिलाएगा। और जब हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा तो उसे 220 से 272 करने में, 220 सांसदों को 272 की संख्या पहुंचाने में देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि विपक्ष में भी उनके शुभचिंतक बहुत हैं। फिर साहब गए मार्गदर्शक मंडल में, साहब के साथ उनके दोनों टास्क मास्टर भी गए मार्गदर्शक मंडल में, ऐसा लोग कहते हैं। दरअसल यही वो डर है जिससे गडकरी को भी गोविंदाचार्य और संजय जोशी जी की तरह मौका रहते राजनीतिक बनवास देने की कोशिशें हो रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कुछ दिनों बाद होने वाला है और देखना यह है कि गडकरी मिनिस्टर रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो क्या शांत रहेंगे या एक बड़ा धमाका करेंगे। राजनीति की सारी घटनाओं पर नजर रहेगी 4PM की। देखते रहिए 4PM। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो हमारा दूसरा चैनल 4PM यूपी, बिहार की देखना हो 4PM बिहार, और गुजरात की देखना हो तो 4PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।